नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाख टके का सनातनी सवाल है कि क्या भारत कभी बदल सकता है? अपना मानना है कि कतई नहीं। सरकार कोई भी हो, नरेंद्र मोदी की हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह की, देश एक ही ढर्रे में चलेगा। इस ढर्रे का ताजा प्रमाण भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी अधिवेशन है। जरा सोचें कि इस सम्मेलन में ऐसा अलग क्या हुआ जो पिछले अधिवेशनों में नहीं हुआ। वैसी ही बड़ी बड़ी बातें हुई जैसे पहले होती थी। कोई ठोस संकल्प, घोषणा या कार्य योजना नहीं। हिसाब से नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह व पूरे संघ परिवार को हिंदी का कर्ज उतारना चाहिए। हिंदी भाषियों ने इन्हें सत्ता में बैठाया है। हिंदी में भाषण देकर नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय जनप्रिय नेता बने हैं। नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की वैचारिक आधार भूमि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी कहते भी हैं और हकीकत भी है कि अंग्रेजी का प्रभुवर्ग उन्हें प्रधानमंत्री नहीं स्वीकार कर रहा। वे अंग्रेजी में भाषण की लाख कोशिश कर लें, उन्हें नेहरू गांधी परिवार की अंग्रेजियत और आइडिया ऑफ इंडिया का पोषक वर्ग नहीं अपना सकता। उस नाते नरेंद्र मोदी का धर्म, कर्म हिंदी को राजकाज की भाषा बनवाने का होना चाहिए। भारत के 1.25 अरब लोगों को उनकी मातृभाषा का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे सूचना अधिकार है, वैसे जनता को यह अधिकार हो कि उसे सब कुछ उसकी मातृभाषा में मिले। इससे अपने आप भारतीय भाषाओं का कल्याण होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या क्या कर सकती है, इसकी एक झलक सोमवार को दिखी। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी और मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ जनता दल यू के केसी त्यागी और पवन वर्मा और राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने एक साथ मीडिया को संबोधित किया। कांग्रेस के इतिहास में ये पहला मौका था जब दूसरी पार्टी के प्रवक्ता ने उसके मंच से मीडिया को संबोधित किया। इसके लिए कांग्रेस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। रणदीप सुरजेवाला की कमान में मीडिया विभाग ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई, लेकिन चूंकि पहली बार किसी दूसरी पार्टी के नेता को कांग्रेस के मीडिया रूम में बुलाया जा रहा था, इसलिए ये डर भी था कि सुरजेवाला से खार खाए नेता इसे मुद्दा बनाएंगे। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आनन फानन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इसकी सूचना दी गई और उनकी अनुमति ली गई। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को भी इसके बारे में बताया गया। हालांकि इन तीन नेताओं की मंजूरी से पहले ही जदयू और राजद के प्रवक्ताओं की कांग्रेस के मीडिया विभाग के लोगों से मुलाकात हो चुकी थी और 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना भी भेजी जा चुकी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दिनों कांग्रेस में काम संभाल रही राहुल गांधी की टीम को कितनी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र समय से कुछ पहले बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। अब तक की परंपरा के मुताबिक 20 नवंबर से 20 दिसंबर या इसके 1-2 दिन आगे पीछे ही शीतकालीन सत्र बुलाने का चलन है। जानकार सूत्रों का कहना है कि इस साल भी इसी परंपरा के हिसाब से सत्र शुरू होगा। असल में सरकार के कुछ मंत्री जीएसटी बिल को लेकर परेशान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का संकल्प किया है, इसलिए सरकार की ओर से मॉनसून सत्र में इस बिल को पास कराने की हर संभव कोशिश हुई। सत्र का अवसान भी रोक कर रखा गया ताकि विशेष सत्र बुलाकर इसे पास कराया जा सके, लेकिन कांग्रेस के साथ सहमति नहीं बनी और बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद सरकार की ओर से जल्दी शीतकालीन सत्र बुलाने के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन यह 2 कारणों से संभव नहीं है। पहला कारण तो ये है कि कांग्रेस तब भी जीएसटी का समर्थन करने को तैयार नहीं होगी, इसलिए जल्दी सत्र बुलाने का फायदा नहीं है। दूसरा कारण ये है कि बिहार में चुनाव की प्रक्रिया 8 नवंबर को खत्म होगी। इसके बाद 11 नवंबर को दिवाली है। उसके बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है, तो वो 17-18 नवंबर को खत्म होता है। ऐसे में समय से पहले सत्र बुलाना संभव नहीं लगता है।
बिहार में भले प्रदेश के क्षत्रप नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या सुशील मोदी और दूसरे नेता ताल ठोक रही हैं, लेकिन सबकी नजर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रैलियों पर है। मोदी चुनाव की घोषणा से पहले 4 रैलियां कर चुके हैं, तो राहुल गांधी की पहली रैली 19 सितंबर को पश्चिम चंपारण के रामनगर में होगी। राजद, जदयू और कांग्रेस की एक साझा रैली भी 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में हुई है। बहरहाल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 1 दर्जन रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री को इस बीच लंबे विदेश दौरे पर भी जाना है। सितंबर के आखिरी में वे अमेरिका और आयरलैंड के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले और दौरे से लौटने के बाद आखिरी 2 चरण के लिए वे 1 दर्जन चुनावी रैली करेंगे। उनकी रैली सिर्फ भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए नहीं होगी, बल्कि वे सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों के क्षेत्र में भी रैली करेंगे। भाजपा इस तरह से योजना बना रही है कि हर रैली में कम से कम 20 उम्मीदवारों का क्षेत्र कवर हो। इसी तरह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में भी बताया जा रहा है कि वे 10 रैलियां करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 2-3 रैलियां कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की रैली भी सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों के क्षेत्र में हो सकती है। कांग्रेस बिहार चुनाव में सहयोगियों के साथ एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को भूल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच हुई 2 पक्षीय वार्ता में हर मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी। चीन के बढ़ते असर को ध्यान में रखकर भारत ने श्रीलंका के साथ समुद्री सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के बारे में चर्चा की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के साथ 2 पक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों को और अधिकार दिए जाने की मांग की। इस पर विक्रमसिंघे ने संविधान के मुताबिक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने और मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले को सुलझाने के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि श्रीलंका के नए नेतृत्व के साथ 2 पक्षीय मुद्दों पर प्रगति होगी और सभी परियोजनाओं को गति मिलेगी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी खत्म करते हुए कहा कि वो सीटों की संख्या को लेकर नाराज नहीं है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया है उस पर हैरानी है। लोजपा नेता और सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए एक परिवार की तरह है, इसलिए उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोजपा की हैरानी इस बात को लेकर है कि सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला बनाया गया था उस फॉर्मूले पर बंटवारा नहीं हुआ। उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी को 20 सीट दिए जाने से नाराजगी की खबरों का खंडन किया और कहा कि उन्हीं की तरह मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए परिवार के सदस्य हैं, सो उनको मिले टिकट से नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने हैरानी जाहिर की, लेकिन कहा कि सीटों की वजह से गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुस्लिम सुरक्षा की बात उठाकर विवादों में फंस गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने अंसारी के ऊपर हमला बोला है और उनको सांप्रदायिक मुस्लिम नेता कहा है। असल में पिछले दिनों अंसारी ने ऑल इंडिया मजलिस ए मुशवरात के एक कार्यक्रम में कहा था कि मुसलमानों की तकलीफों को दूर करने के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। उनके इस बयान पर तीखा हमला करते हुए पांचजन्य में लिखा गया है कि हामिद अंसारी हमेशा एक ही समुदाय की बात क्यों करते हैं जबकि वे देश के उपराष्ट्रपति हैं। पांचजन्य में छपे लेख में कहा गया है कि कथित सेकुलर पार्टियों की ओर से उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के बावजूद हामिद अंसारी अपने मजहब से ऊपर नहीं उठ पाए और ऐसा बयान दिया। इसमें कहा गया है कि इस्लाम और आधुनिकता 2 ध्रुव हैं जो कभी नहीं मिल सकते, लेकिन अंसारी जैसे नेता ये बात उनको नहीं समझाएंगे। कोयला खदान आवंटन मामले में मनमोहन सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई नहीं होगी। अदालत ने मनमोहन सिंह के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद इसे 21 सितंबर की सुनवाई सूची में से हटाने का आदेश दिया। ये याचिका कोयला घोटाले में बतौर आरोपी मनमोहन सिंह को तलब किए जाने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से जुड़ी है। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह को एक मामले में बतौर आरोपी तलब किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसी मामले में 21 सितंबर को आगे सुनवाई होने वाली थी। कोयला घोटाले से ही जुड़े एक दूसरे मामले में पूर्व कोयला मंत्री संतोष बागरोडिया को सुप्रीम कोर्ट ने निजी तौर पर हाजिरी से छूट देने से इनकार करते हुए अदालत ने पिछले दिनों कहा था कि वो मनमोहन सिंह की याचिका के साथ जल्दी ही उनकी सुनवाई करेगी, लेकिन आज उसने इसे सुनवाई सूची से हटा दिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अफसरों की अंग्रेजी दा व्यवस्था में भारत के 1.25 अरब लोग घुट रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद इसी व्यवस्था का हिस्सा
बने हुए दिखलाई दे रहे हैं। तभी उनकी कमान में हिंदी उसी अवस्था में है जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त थी। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि हिंदी का एहसान उतारने के लिए मोदी सरकार ने एक भी ठोस कदम नहीं उठाया? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। विश्व हिंदी सम्मेलन का उत्सव आया और गुजर गया। इस सम्मेलन में क्या हुआ, इसकी जानकारी शायद ही किसी को है। सम्मेलन में किए गए संकल्पों या वैचारिक विमर्शों से ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि अमिताभ बच्चन को समापन समारोह में बुलाया गया और ऐन मौके पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के इनकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काफी दुख पहुंचा। उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन सदी के महानायक ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। बहरहाल ये हिंदी सम्मेलन का एक अलग प्रसंग है, लेकिन इस बार का सम्मेलन ऐसे ही प्रसंगों के लिए जाना गया। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन चूंकि विदेश मंत्रालय कराता है, इसलिए विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री दोनों इस बात के लिए अधिकृत थे कि हिंदी भाषा, साहित्य या साहित्यकारों के लिए कुछ भी अपमानजनक न बोले। सम्मेलन से पहले ही विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि साहित्यकार ऐसे सम्मेलनों में आते हैं और पेपर पढ़ते हैं और खा पी कर चले जाते हैं। हिंदी के लेखकों, साहित्यकारों या भाषाविदों का ऐसा सामूहिक अपमान सरकार के शीर्ष स्तर से शायद ही कभी हुआ होगा। बात इतने पर खत्म नहीं हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि चूंकि यह विश्व हिंदी सम्मेलन भाषा पर केंद्रित है, इसलिए साहित्यकारों को नहीं बुलाया गया है। इसे गलत बयानी और नासमझी दोनों कह सकते हैं। नासमझी इसलिए कि हिंदी भाषा के इतिहास में उसकी अब तक की श्रेष्ठ उपलब्धि उसका साहित्य है। हिंदी दूसरे किसी विमर्श या अनुशासन की भाषा नहीं बन पाई है साहित्य छोड़कर। वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी भाषा का उत्कर्ष उसका साहित्य ही होता है, लेकिन हिंदी सम्मेलन में साहित्यकारों को नहीं बुलाया गया। इससे पहले भी हिंदी सम्मेलनों में भाषा पर चर्चा होती थी और साथ ही साहित्य और संचार माध्यमों में इसकी भूमिका पर भी विचार होता था। इसलिए साहित्यकारों को न बुलाना समझ से परे है। क्या विदेश मंत्रालय और सरकार इस बात से आशंकित थे कि साहित्यकार इस सम्मेलन में आएंगे तो भाजपा और उसकी सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं? इस वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया। बहरहाल कारण चाहे जो हो, लेकिन सम्मेलन कुल मिलाकर चूचू का मुरब्बा बन गया, क्योंकि इसमें ना तो साहित्य पर चर्चा हुई और ना भाषा पर। हिंदी को जिस सुनियोजित तरीके से राजकाज की भाषा नहीं बनने दिया गया है, उस तौर तरीके से ही आज भी काम चल रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि अब हिंदी को शासन के कामकाज में जगह मिलेगी। शुरुआती दिनों में सरकार ने इसकी पहल की। गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था कि सरकारी कामकाज हिंदी में किए जाएं। इसका असर यह था कि अरुणाचल प्रदेश से आने वाले गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी में संबोधित की। उन्होंने अपने घर के बाहर दोनों तरफ नाम की पट्टी हिंदी में लगाई, लेकिन फिर वे भी पुराने ढर्रे पर लौट आए। विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी का सम्मान या उसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मंजूर किया गया। प्रतीकात्मक रूप से भी ऐसी कोई पहल नहीं हुई जिससे उम्मीद बंधे कि मोदी के राज में हिंदी को उसका सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद हिंदी की दशा दिशा पर चर्चा करेंगे। भोपाल का विश्व हिंदी अधिवेशन हर मायने में असफल था। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने एक भी नया कल्पनाशील ठोस संकल्प नहीं जताया। अंग्रेजी राजकाज, शिक्षा, कारोबार से हटे इसका कोई नया मौलिक संकल्प या कानून बनता नहीं दिखता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, आपकी हिंदी को लेकर लड़ाई लड़कपन से है और तमाम विश्व हिंदी अधिवेशनों को आपने देखा है, समझा है। अभी जो भोपाल में जो हिंदी अधिवेशन हुआ उसका लब्बो-लुआब क्या निकलता है, खास तौर पर इसलिए कि ये मोदी सरकार के वक्त का पहला अधिवेशन था और पिछले 15 महीनों में हिंदी को लेकर सब कुछ क्या नजर आता है, क्या हुआ है? देखिए, इस विश्व हिंदी सम्मेलन से मुझे जितनी आशा थी उतनी आज तक हुए पिछले 9 विश्व हिंदी सम्मेलनों से कभी नहीं रही। उसका कारण मोदी थे कि मोदी देश का प्रधानमंत्री हो और फिर विश्व हिंदी सम्मेलन हो और भारत में हो, तो ऐसा ज़ोरदार होना था कि हिंदी का
समस्त भारतीय भाषाओं का एक सूर्योदय हो जाता। लेकिन अभी तो हमको पता ही नहीं कि कौन गली गए शाम, कि कहाँ हिंदी गई, कहाँ मोदी गए, कहाँ सम्मेलन गया, पता ही नहीं चला। लेकिन ये क्यों, क्या है, क्या कमी नजर आई आपको, क्या ऐसी बुनियादी बातें क्या है? सबसे बुनियादी बात ये कि ये सम्मेलन तो विदेश मंत्रालय करता है, सैर सपाटा सम्मेलन होता है, हिंदी के नाम पर लोग विदेशों की यात्रा वात्रा कराते हैं। लेकिन ये भारत में सम्मेलन हुआ था, इसमें से कोई प्रेरणा का शंखनाद होना चाहिए था। इसमें ये कहते कि सारे भारत के कर्मचारी सरकार के अब अपना काम मुख्यतः हिंदी में करेंगे, अंग्रेजी में काम बंद होगा, कम से कम होगा। पहली बात ये होती, सब लोग दस्तखत पूरे देश के नाम ये जारी होता है। पूरे देश के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री के नाते कि वे अपने दस्तखत अपनी भाषा में करें, हिंदी में करें, अपनी भाषा जो मातृभाषा करें। वो कहते कि सारे नाम पट देश के बाजारों में स्वभाषाओं में लगाओ। वो कहते कि पत्र व्यवहार अपना आपस में जो करते हो, शादियों के निमंत्रण पत्र छापते हो, वो सब हिंदी में करो, हिंदी में अनुसंधान करो, हिंदी में मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, हवाई जहाज चलाने की शिक्षा, काम धंधों की शिक्षा। देखिए ये बात, देखिए ये सब बातें है, लेकिन ये व्यवहार क्या ये संभव नहीं है क्या वैदिक जी कि कोई सरकार या कोई मतलब व्यवस्था में ये हो कि हर नागरिक को उसकी मातृभाषा का अधिकार मिले, उससे अपने आप जो है हिंदी की भी प्रतिष्ठा हो, मराठी भी हो, गुजराती भी हो। मातृभाषा जैसे सूचना अधिकार है वैसे मातृभाषा का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता कि वो अपनी दवा भी अब मातृभाषा में देख सके? व्यास जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मातृभाषा का अधिकार तो उपलब्ध है। नहीं, उसका कानून जो है, व्यवस्था जैसे आरटीआई है वैसा क्यों नहीं बन सकता कि भाई आप अनिवार्यतः मातृभाषा के अंदर सारी चीजें उपलब्ध करवाइए? हाँ बिल्कुल, ये तो होना चाहिए और कानून इसकी पूरी इजाजत देता है, लेकिन सारी सरकारें कानून का उल्लंघन करती हैं। फिर सवाल है कि नरेंद्र मोदी और संघ परिवार इस समय सत्ता में है, तो क्या उनसे ये क्यों नहीं उम्मीद की जा सकती? वो क्यों नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि हिंदी से उन्हें वोट मिले हैं, जनप्रिय नेता बने हैं, तो हिंदी का एहसान क्यों नहीं उतारे? देखिए, एहसान की बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। नरेंद्र मोदी सारे देश में घूमे हैं, तो इन्होंने कौन सी भाषा में भाषण दिए हैं? हिंदी में दिए हैं। आसाम में जाके भी हिंदी बोले हैं, नागालैंड में भी जाके हिंदी बोले हैं, इसी से उनको वोट मिले हैं। उस भाषा के प्रति कृतज्ञता होना बिल्कुल कहीं प्रकट होता नहीं है। और संघ के लिए तो ये बड़ी कलंक की बात है कि उसका एक स्वयंसेवक भारत का प्रधानमंत्री बना है और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा संघ देता रहा है, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। एक भी संकल्प पारित नहीं हुआ कि देश के लोग संकल्प करें, सरकार संकल्प करे, प्रादेशिक सरकारें संकल्प करें, हमारे न्यायालय संकल्प करें, हमारी संसद संकल्प करे, एक भी संकल्प पारित नहीं। तो ये क्यों, क्या ये नहीं लगता है कि इसका अर्थ क्या ये नहीं कि सब फिर व्यवस्था के जो चली आ रही व्यवस्था है, उसी कांग्रेस की बनाई या नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया की बनाई व्यवस्था, उसी में सब ये चल रहे हैं, उसी का हिस्सा? कांग्रेस की व्यवस्था फिर भी इससे बेहतर थी, क्योंकि उसमें सब तरह के लोगों को, जनसंघियों को भी, आरएसएसियों को भी, समाजवादियों को भी, सबको विश्व हिंदी सम्मेलन में बुलाया जाता था। एक तरह का मेला ठेला हो जाता था, सैर सपाटा हो जाता था। इसमें अब की बार कहा कि हम साहित्यकारों को नहीं बुलाएंगे। आप बताओ, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात कोई नेता देश में कह सकता है कि हिंदी का सम्मेलन कर रहे हैं और बोले साहित्यकारों की जरूरत नहीं है हमको, तो सब बाबुओं की, नौकरों की जरूरत है, और नौकरों के नौकर नेताओं की जरूरत है। नेता क्या करते हैं हमारे देश के? नौकरशाहों की नौकरियां करते हैं। तो आप नौकरों को इकट्ठा करके इस देश में हिंदी लाना चाहते हो? मजाक की बात कर रहे हैं। कोई काम ठोस किया नहीं। और ये ऐसा मुझे तो अजीब सा लगता है कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं और होता जाता कुछ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि देश की जनता को प्रतिकार करना चाहिए कि इस तरह के सम्मेलनों को बंद करे। ये ढोंग है, कोई नोटंकी। उसमें तो वो व्यवस्था और नौकरशाह तो चाहेंगे कि बंद हो जाए। जो एक तमाशा होता था, जमावड़ा होता था, वो भी बंद है। वो भी बंद हो जाए, लेकिन इसको बेहतर करना चाहिए। देखिए, इससे अच्छे सम्मेलन मैंने अपने दम से किए हैं। एक बनारस में 1968 में किया था, एक 1977 में नागपुर में किया था, एक 1989 में इंदौर में किया था। तो ये हजारों लोग आए। नहीं, ये सब जो भले डॉक्टर लोहिया के समय जो हिंदी आंदोलन ये चले, ये सब स्वयंसेवी संस्थाओं के थे। सरकार प्रायोजित नहीं थे और व्यवस्था प्रायोजित नहीं थी, इसलिए दुर्दशा। तो लेकिन जब नई सरकार आई है और नरेंद्र मोदी आए, तब तो कुछ बिल्कुल बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए था। भाई, मोदी से तो मैं इतनी ज्यादा उम्मीद कर रहा था कि भाषा के सवाल पे क्रांति हो जाएगी, और क्रांति हो तो देश में आधुनिकता आ जाएगी, तेज रफ्तार से विकास होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी को और सुषमा को
इस बात की बुनियादी समझ ही नहीं है कि भाषा की भूमिका देश के विकास में, परिवर्तन में, शिक्षा में क्या होती है। ये साधारण नेताओं की तरह भाषणबाजी करके और अपना पल्ला झाड़ के चले गए। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।